चलिए, राज्यपाल। जैसे हम लोग भाग 5 में केंद्र के लिए राष्ट्रपति पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार भाग 6 में हम राज्यपाल पढ़ेंगे, है ना। तो क्या क्या तुलना क्या है भैया? उधर जो राष्ट्रपति हैं, है ना, हम लोगों ने क्या देखा था? राष्ट्रपति और राज्यपाल में तुलना। राष्ट्रपति और राज्यपाल सबसे पहली बात हम लोगों ने इसे पढ़ा भाग 5 में। भाग 5 में इसका शीर्षक क्या था? पार्ट 5, सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट, वहां पढ़ा था, मतलब संघ और संघीय सरकार में। और इसको हम पढ़ेंगे भाग 6 में, मतलब राज्य और राज्य सरकार में। ठीक, ये अंतर। फिर राष्ट्रपति को हम लोगों ने कैसे कैसे रूप में देखा था? ये देश का प्रथम नागरिक, ये प्रथम नागरिक होते हैं। उसी प्रकार राज्य का प्रथम ये होते हैं। इनकी पत्नी क्या होती है? राष्ट्र की प्रथम महिला होती है इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी हो जाएगी राज्य की प्रथम महिला। फिर हम लोगों ने देखा था ये संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ये संघीय कार्यपालिका मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, है ना, ये प्रमुख होते हैं। तो इधर ये क्या हो जाएंगे? ये राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख हो जाएंगे, एकदम सेम। ठीक, मैं जहां कुछ होगा लिखूंगा ना। ये संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ये राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। दूसरी बात, ये नामित प्रमुख होते हैं। कैसे होते हैं ये? नामित। वैसे कैसे होते हैं? नामित प्रमुख, नॉमिनेटेड हेड, नॉमिनल हेड होते हैं ये, नॉमिनल हेड, नामित प्रमुख। और वैसे ये क्या होते हैं? ये राज्य की कार्यपालिका के नामित यानी कि नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक, अच्छा। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है संघीय कार्यपालिका का? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार यहां भी संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, रियल हेड कौन होगा? सीएम होगा। ठीक, अच्छा। फिर उसके बाद देखे थे कि ये जो राष्ट्रपति का पद है वो संविधान के अनुसार देश का सबसे बड़ा पद होता है, संविधान के अनुसार देश का सबसे बड़ा पद। और उसी प्रकार इधर देखेंगे तो राज्यपाल भी संविधान के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, राज्यपाल का पद भी राज्य का सबसे बड़ा पद होता है। ठीक, तो इसी तरह से हम कंपैरिजन में चलेंगे। और अब देखेंगे, इधर देखिए, जब हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। संघीय कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति को, फिर देखा था प्रधानमंत्री को, फिर देखा था संघीय मंत्री परिषद को, है ना, और देखा था उपराष्ट्रपति को, और देखा था हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को देखा था। बिल्कुल इसी प्रकार अब राज्य में आ जाओ। राज्य की कार्यपालिका में जैसे वहां राष्ट्रपति थे, यहां कौन होंगे? राज्यपाल। वहां उपराष्ट्रपति थे तो ऐसा समकक्ष कोई पद नहीं होता, तो यहां खाली। यहां प्रधानमंत्री तो यहां पर मुख्यमंत्री, यहां पर संघीय मंत्री परिषद तो यहां पर राज्य मंत्री परिषद, यहां पर महान्यायवादी तो यहां पर महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। यही याद रखना है, कोई तुलनात्मक है, बस उपराष्ट्रपति गायब हो गए। वहां उपराष्ट्रपति थे तो यहां उनके समकक्ष कोई पद नहीं है। देयर इज नो पोस्ट एज पैरेलल टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट। अब देखिए अनुच्छेद 152, राज्य की परिभाषा दी गई, राज्यपाल की परिभाषा दी गई। ठीक, 152 को बस याद रखना, ये क्या है? राज्यपाल की परिभाषा दी गई। ठीक, ये डेफिनेशन ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 152 डेफिनेशन ऑफ गवर्नर। तो ये राज्यपाल कौन होगा डिफाइन किया गया है ना, बस राज्यपाल की परिभाषा दी गई 152 में। फिर आ जाइए, उधर क्या था? हम लोगों ने कहां से शुरू किया था? 52 से। वहां 52 क्या था? लेकिन वहां राष्ट्रपति की परिभाषा नहीं थी। वहां पर देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वहां 52 है, तो यहां पर 101 प्लस कर दो, 153, राज्यों का राज्यपाल होगा। वहां पर क्या? भारत का एक राज्यपाल होगा, यहां राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब वही है 153।
तो कितना ऐड हो गया, 101 का आर्टिकल कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले देखो आप, फिर आगे चलिए। 154 राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य, नहीं अभी तुलना मत करो, नहीं तो अभी दिमाग बोर आ जाएगा। 154, तो 152 में क्या है, राज्यपाल की परिभाषा। ये आर्टिकल को हल्के में मत लेना, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन कभी भी मार देगा पलट के। 152 क्या है, राज्यपाल की परिभाषा। 153 क्या है, राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 154 राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य। तो राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य मतलब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर कहां दिया हुआ है, 154। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अभी देखिए आप, हम लोगों ने जब देखा था तो हम लोगों ने राष्ट्रपति को कौन कौन सी, हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो शक्तियों का विभाजन हम देख रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में ऐसा कोई विभाजन नहीं है ना। तो राष्ट्रपति को क्या कार्यपालिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति प्राप्त थी, कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त थी, विधायी शक्ति प्राप्त थी। राज्यपाल को नहीं पहले देखो, कार्यकारी विधायी हो गया, उसके बाद वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी, हाँ लेजिस्लेटिव पावर, नहीं रुको उसको बाद में रखेंगे। डिप्लोमेटिक मिलिट्री है ना, और आपातकालीन इसको बाद में रखेंगे। अभी इसके तीनों के अलावा क्या बचा अभी है, न्यायिक शक्ति, ये न्यायिक शक्ति, ये इसको यहां रखते हैं। और यहां पर हम लोगों ने और पावर क्या देखी थी, हम लोगों ने और देखा था सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, और क्या देखा था, कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, और क्या देखा था, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति ना, ये देखा था। अब इधर राज्यपाल पे आ जाओ। राज्यपाल, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि राज्यपाल के पास भी ये सारी शक्तियां होती, लेकिन ये नहीं होती, ये राज्यपाल के पास नहीं होती। सेना किसी राज्य की होती है क्या, सेना तो देश की होती है, तो ये शक्ति होगी नहीं। कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक मतलब अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने वाली शक्ति, वो भी नहीं होगी, वो तो उधर राष्ट्रपति के पास है। और इधर आपातकालीन, तो भैया आपातकाल तो हम लोगों ने देखा है कि भारत में, भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक जिसे हम राज्य में आपातकाल कह देते हैं काम चलाओ भाषा में, लेकिन वो क्या है, राष्ट्रपति शासन। और एक क्या है आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों आपातकाल की शक्ति वास्तव में राष्ट्रपति को है, तो ये आपातकाल की शक्ति इनको भी नहीं। तो आप ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी राज्य में शक्तियां प्राप्त है, लेकिन कौन कौन सी 3 उन्हें प्राप्त नहीं है, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी नहीं है इनके पास, ये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको आपातकाल पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो राज्यपाल को हो ही नहीं सकती। तो राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति बोले तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का मतलब संसद ने जो विधि बनाया उसको लागू जो करने वाली संस्था है उसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख हैं ये, लागू करने वाली शक्ति। विधि को देखो, केंद्रीय विधायिका ने विधि बनाई, उसको लागू कौन करेगा, केंद्रीय कार्यपालिका। तो ये केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख हैं। फिर यहां पर आ जाइए राज्य में, तो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, उसको लागू कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पर इनके पास भी ये भी तो राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। ये विधायी, तो हाँ भैया, जैसे राष्ट्रपति संसद में अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। वित्तीय, बिल्कुल राज्य में जैसे उधर पर धन विधेयक, वित्त विधेयक आ रहा था, तो यहाँ भी तो आएगा धन विधेयक, वित्त विधेयक। न्यायिक शक्ति, हाँ कुछ मामलों में न्यायिक शक्तियां हैं इन्हें, उन्हें हम देखेंगे। न्यायिक शक्ति जैसे आपका नियुक्ति, कुछ नियुक्तियां ये करते हैं राज्यपाल। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजेस को अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उससे नीचे के जो हैं वहां राज्यपाल करते हैं, है ना। चलो आइए, राज्यपाल को ये समझ गए। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां देख लो आप, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम। अगर आपके सामने राष्ट्रपति का नोट्स है ना, तो सामने रख लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम लोगों ने वहां देखा था कि
देश भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम, वहां पे क्या देखा था, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। उसी प्रकार यहां होगा राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। वह मुख्यमंत्री एवं, वहां पे क्या देखे थे, वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। सेम वहां, यहां पर ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राज्य मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और वहां देखा था हम लोगों ने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पे रहते हैं। बिल्कुल यहां पर वही, यहां भी मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेंगे। जहां नहीं होगा संजय ना यार, जहां एकदम फंसो या जहां भी डाउट हो रहा टोक दिया करो, वह मत सोचो ना कि कौन बैठा है क्या बैठा है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? देखे हो कहां तक पहुंचे हो? ये खाने वाला प्रसाद नहीं भाई, ये प्रसाद पर्यंत मतलब वहां पे पढ़े थे राष्ट्रपति की इच्छा तक, तो उसी प्रकार यहां पर राज्यपाल की इच्छा तक ये अपने पद पर रहेंगे, है ना। अब इच्छा तक मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, क्यों, तो वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इच्छा को समझाने के लिए, हाँ ठीक। अब देखिए ये अलग है, मतलब अलग वाली लाइन आप मार्क कर सकते हो जिसको आप याद रखोगे, ये वाली लाइन। ऐसा कोई शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं था। अब जो राज्यपाल होते हैं ना, वो इन राज्यों में एक अलग से जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करता है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। गवर्नर ऑफ दीज स्टेट्स, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, लगे हुए, देखना सब लगे हुए राज्य हैं छत्तीसगढ़ से, ट्राइबल राज्य। छत्तीसगढ़ से जितने राज्य लगे हुए हैं इसमें देख लो आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, याद रखना होगा। इन स्टेट के, इन राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वहां अलग से एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, मतलब जनजाति कल्याण मंत्री, है ना, नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? वहां के राज्यपाल। हालांकि क्या होता है, बाकी अन्य राज्यों की बात की जाए तो वो ट्राइबल नहीं है, और उधर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो उनका विशेष प्रावधान है। फिलहाल के लिए बस ये याद रखो कि कौन कौन से 4 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में राज्यपाल वहां एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं और उसका पारिश्रमिक तय करते हैं। वहां भी हम लोगों ने क्या देखा था, राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं तथा उसकी सेवा शर्तें और वो भी महान्यायवादी भी उनके प्रसाद पर्यंत तक रहता है। बिल्कुल सेम यहां भी जोड़ लो आप, अगर नहीं है ना तो ये भी जोड़ लो कि राज्यपाल राज्य के, वहां पे महान्यायवादी तो राज्य में महाधिवक्ता, मतलब इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं हिंदी में, एडवोकेट जनरल, उधर अटॉर्नी जनरल, इधर एडवोकेट जनरल। कौन महान्यायवादी कौन है? अधिकारी, सर्वोच्च विधि का राज्य का सर्वोच्च विधि का अधिकारी ये है। ये राज्य, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा गवर्नमेंट का केस चल रहा है, तो राज्य इन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज सकता है, जाइए डिफेंड करिए, है ना। और राज्य सरकार को विधिक सलाह देंगे। महान्यायवादी में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या कर रहा है? वो न्यायाधीश है, ये विधि अधिकारी है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो जज रिटायर हो जाता है वही अटॉर्नी जनरल नियुक्त होता है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस का, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का अथाह ज्ञान है और विधि का तगड़ा ज्ञान है। तो भारत सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करती है। कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त करते हैं, ताकि वो भारत सरकार को विधिक सलाह दे सके। और मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, अगर मान लीजिए भारत सरकार के विरुद्ध किसी अन्य देश का केस चल रहा है, तो ये जा सकते हैं वहां भारत को प्रतिनिधित्व करने, वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते। बिल्कुल वही काम ये करेंगे राज्य स्तर पर, है ना। ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, ठीक। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? वहां राष्ट्रपति कर रहे थे, यहाँ राज्यपाल करेंगे। वहां महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पे रह रहा था, यहां भी महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। वहां पर राष्ट्रपति नियुक्ति अपनी मर्जी से कर रहे थे क्या महान्यायवादी की? नहीं, मंत्री परिषद के परामर्श पर, मंत्री परिषद के परामर्श पर। उसी प्रकार यहां भी
जो महाधिवक्ता होंगे ये भी राज्य मंत्री परिषद के परामर्श पर ही नियुक्त होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ये प्रसाद पर्यंत मैं कह रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, प्रसाद पर्यंत का अर्थ हमेशा ये नहीं होता नोनी। या अरे ये मुख्यमंत्री है, ये राजनीतिक पद है क्या? यहां पर इसका अर्थ ये हुआ कि मंत्री परिषद जब परामर्श देगी वो नियुक्त कर देंगे, मंत्री परिषद जब परामर्श देगी वो हटा देंगे, है ना। यहां प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है, जो तुम वहां पहुंच गई हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार तक पहुंच गई हो, तो वो सरकार का अस्तित्व उनका लोकसभा और विधानसभा में बहुमत पर टिका होता है, वो अलग बात है। लेकिन ये राजनीतिक पद नहीं है, ना तो महान्यायवादी राजनीतिक पद है, पॉलिटिकल पोस्ट है, ना तो महाधिवक्ता, है ना। इनकी नियुक्ति, इधर महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, मतलब प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा वही नियुक्त होगा, और प्रधानमंत्री जब चाहेगा परामर्श देगा और राष्ट्रपति उसे पद से हटा देंगे। मतलब कोई कार्यकाल नहीं होता इनका, ना तो महान्यायवादी का कोई कार्यकाल होता है, नो टेन्योर, और ना ही महाधिवक्ता का। कैसे कहेंगे अपन कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब चाहेंगे लात मार के भगा देंगे, ऐसा नहीं है। प्रसाद पर्यंत यहाँ इन दोनों का मामले में प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि जब तक मंत्री परिषद का विश्वास है इन पर, तब तक ये रहेंगे। परामर्श पर नियुक्ति हुई है और परामर्श पर पद से राष्ट्रपति हटा देंगे। क्लियर है? आइए, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं। अच्छा, वहां पर अपन गए थे, हम लोगों ने वहां क्या देखा था? केंद्र में क्या होता है? सीईसी होता है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यही देखे थे ना हम लोग, जब हम लोग यहाँ देखे थे, केंद्र में पढ़ रहे थे, तो केंद्र में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर सीईसी होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई आयोग नहीं होता राज्य में, केंद्र में होता है सीईसी, केंद्र में सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रीय चुनाव आयोग। निर्वाचन और चुनाव आपस में यूज होता है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते हैं, एक इधर हेड बैठा हुआ, एक इधर और एक इधर, और ये 2 वोटर आंख वाले, ठीक, या ऐसा। ये जो होता है ये क्या होगा? ये होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये 2 क्या होंगे? केवल इलेक्शन कमिश्नर। ये दोनों क्या होंगे? केवल इलेक्शन कमिश्नर, मतलब निर्वाचन आयुक्त, ठीक। अब इन्हीं को, चूंकि ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो इन्हें हम बोल देते हैं भारत का निर्वाचन आयुक्त, तो भी चलेगा। जैसे अपन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बोल देते हैं ना, वैसे इनको भी कह देंगे। समझ गए? इन तीनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इन तीनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अपनी मर्जी से नहीं। मैं जहां जहां बताया हूं वो ध्यान रखना, क्योंकि एक बात समझ लो, जहां मैं बोलूंगा अब ध्यान दो कि यहाँ पे राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य नहीं करेंगे, वो ध्यान देना। उसके अलावा जो भी आए समझ जाओ मंत्री परिषद के परामर्श से ही करेंगे, है ना। तो मंत्री परिषद के परामर्श पर करेंगे, मतलब सिंपल सा मतलब जानते हो क्या है? प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहता है वो व्यक्ति नियुक्त होता है ना। अब राज्य में आ जाते हैं। राज्य में ऐसा कोई आयोग नहीं होता, यहां पर केवल एक पद होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है ना। और इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल, अपनी मर्जी से नहीं। मंत्री परिषद, बस दोनों में मंत्री परिषद लिख रहा हूं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वो संघीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, और ये राज्य की मंत्री परिषद, बस। आ जाइए। और कार्यविधि तय करते हैं, उनकी सेवा शर्तें कहां गई? को नियुक्त करते हैं और उसकी सेवा शक्ति नहीं है, सेवा शर्तें हैं ये, सेवा शर्तें। और उनकी कार्यविधि मतलब उनके फंक्शन,
है ना, वो क्या क्या कार्य करेंगे, वो किस तरह कार्य करेंगे, ये सब तय कौन करता है, राज्यपाल। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष परिस्थितियों में उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि भैया वहां पर राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। राज्य में आ गए तो राज्य में ऐसा कोई आयोग नहीं होता, एक पद होता है मुख्य निर्वाचन, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं परामर्श पर। अब ये हटाने वाला बात कि उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उनको पद से, तो देखो इसको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि न्यायालय में डिटेल जाओगे, बस इसको थोड़ा जान लो, पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखो आप बात हम राज्य निर्वाचन आयुक्त कर रहे हैं ना। अब यहां पर आप देखिए किनको किनको कौन कौन से पद हैं, ये जो है इसको संसद बोलेंगे अपन, संसद, ये संसद के अंग है ना तीनों, ये संसद। तो आपको ये बोला जाएगा कि संसद के सिफारिश पर, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है, हटाया जाता है। भाई केंद्र में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, केंद्र में समस्या नहीं होगी क्योंकि केंद्र में आपको पता है, देखो कौन कौन ऐसे हटाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई प्लस अदर अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट, सभी राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस अन्य न्यायाधीश, ऐसे ही हटाए जाएंगे। मत जाओ आप बोलोगे सर हाई कोर्ट राज्य में है तो राज्य विधानमंडल में ऐसा होगा क्या, नहीं, नहीं होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो इनको पद से भी उधर केंद्र में प्रक्रिया से हटाया जाएगा, ये हो गया। फिर सीईसी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये भी वैसे ही हटाए जाएंगे, ये भी वैसे ही हटाए जाएंगे। क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये भी ऐसे ही हटाए जाएंगे। मतलब इनको हटाने का एक प्रस्ताव आएगा, इनको पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव आएगा, समझ रहे हो, इनको पद से हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव आएगा, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल, है ना, इनको पद से हटाने के लिए, पद से पदच्युत करने हेतु एक प्रस्ताव आएगा। कहाँ आएगा, संसद। फिर वही संसद के दोनों सदनों में रिक्वायर्ड बहुमत से पारित होगा और दोनों सदनों ने अगर उस बहुमत जो रिक्वायर्ड बहुमत है, अच्छा एक और चीज, और इसमें कौन कैसे हटाए जाते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन और स्टेट पीएससी के चेयरमैन और जॉइंट पीएससी, ये सब अगर मान लो एक तरफ मैं लिख दिया कि मान लो इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है तो आप समझ जाओ भैया, ये सभी भले ही वो ये दिए दोनों, देखो कौन कौन सा आपको राज्य, आपको लगेगा कि राज्य लेवल पे है, एक तो ये लगेगा, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, ये तीनों राज्य लेवल पे लगेंगे। ज्वाइंट कॉमन होता है, दो से एक से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित की जाती वो है वो, हाँ वो भी लगेगा आपको, लेकिन वो भी यही होगा, यहाँ होगा। इन सब को हटाने की प्रक्रिया सेम है, इन सब को हटाने की प्रक्रिया एकदम सेम है, एकदम सेम। कैसे हटाए जाएंगे, इनको पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव आएगा संसद में, संसद के दोनों सदनों में रिक्वायर्ड बहुमत, जो बहुमत चाहिए उससे अगर दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो मतलब संसद की सिफारिश मिल गई और फिर राष्ट्रपति ऑफिशियली अपना कलम चलाएंगे और उन्हें पद से हटा देंगे। अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर वो कौन सा बहुमत चाहिए, वो कौन सा बहुमत, तो विशेष बहुमत तो चाहिए लेकिन कौन सा वाला है, हाँ ए बी वाला, कौन सा वाला, ए और बी वाला, ए और बी वाला। ए वाला क्या है, हाँ सदन में उपस्थित
और मतदान का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और बी क्या है? सदन की कुल सीटों का या सदस्यों का 50% से अधिक का बहुमत या सदन की कुल सीटों का बहुमत। बात एक ही होता है, बहुमत का मतलब 50% से ज्यादा ही होता है। बहुमत का मतलब जरूरी नहीं है वहां 50% से अधिक लिखे, कुल सीटों का बहुमत भी लिखे, समझ जाना है ना। 50% से अधिक का बहुमत, अधिक का बहुमत। इस बहुमत से ये दोनों और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले बताया मैं आपको, देखे हो संजय साहब इसको। एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई वोटिंग के बाद, जैसे लोकसभा में 543 सदस्य, ठीक, उसमें से फिर अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उपस्थित। तो उपस्थित तो मैं आपको पहले भी बताऊं क्या है, ये केवल खेलने के लिए है, आपके साथ खेलने के लिए, क्योंकि सदन में किसी का मतदान तभी मान्य होगा जब वो सदन में उपस्थित होगा। ना तो टेलीफोन से ना तो रजिस्ट्री से वोटिंग नहीं मानी जाती, ठीक। मतदान का असल को पकड़ के क्या रखना है, मतदान का 2/3, मतलब जितने लोगों ने मतदान किया उसका 2/3 होना चाहिए। उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा में कुल उस दिन टोटल सदस्य कितने हैं, उससे मतलब नहीं, कितने अनुपस्थित हैं उससे मतलब नहीं, कितनों ने वोट किया इससे मतलब है। केवल मान लो 543 लोग हैं सदस्य में, लेकिन जिस दिन इनके प्रस्ताव पर लोकसभा में मतदान होनी थी तो 43 एब्सेंट हो गए, तो प्रेजेंट कितने रहे, 500। लेकिन इनमें से बोलो 50 लोगों ने बोला अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, साला कोई भी हटे। 450 लोगों ने वोटिंग किया। वोटिंग कितने लोग किया, इसी से मतलब है हमारा। ये क्या बोल रहा है, मतदान का 2/3 होना चाहिए। इसका 2/3 से अगर ये प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम कितने चाहिए अपने को, 300। 2/3 तभी होगा 300 लोगों ने अगर इसमें इसके पक्ष में, इनको हटाने के पक्ष में मतदान कर दिया है तो ये पास हो गया। उसके बाद हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। मान लो 300 वो पक्ष में आया, 150 विपक्ष में आया, ये कंडीशन चेक कर लिए, पहला हो गया पास। ये भी अब चेक करो, सदन की कुल सीटों का 50% से अधिक, ये जो आंकड़ा है या कुल सीट का 50% से ज्यादा है तो दोनों कंडीशन, एक भी फेल हुआ मतलब वो कंडीशन वो पास नहीं होगा, ठीक। चलो इन दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति करके हटा देंगे। क्लियर, ये याद रखना ये चीजें। क्या इसी में फंस जाओगे, अभी नए नए हो तो अचानक दिमाग घूम जाएगा, साला राज्य में का है तो राज्यपाल हटाएगा, विधानमंडल में चलेगा प्रोसीजर, ऐसा नहीं है, ठीक। क्लियर है। कहां गया, समझ गए। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहां भी था भैया। प्रधानमंत्री से कभी भी, हाँ भाई क्या चल रहा है प्रशासन में, क्या चल रहा है, लाओ रिपोर्ट सौंपो। रेलवे मंत्रालय में क्या चल रहा है, रिपोर्ट भेजो, कभी भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री से। उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य के मुख्यमंत्री से, वो ऐसा नहीं रेलवे मिनिस्टर को बोलेगा उसको बोलेगा, उससे नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री असल में मुख्य संवाद की कड़ी है। वो राष्ट्रपति कौन ला कोचा की, प्रधानमंत्री ला, ये तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भेज, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट भेज, कहाँ चला थे, संसद में क्या कर रहे हो, क्या बिल लाए हो, क्या ला रहे हो, रिपोर्ट भेजो। वैसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री को कोचक सकते हैं, तो भेज तो आबकारी मंत्री अब्बड़ एती करत है, उसका रिपोर्ट भेज का करत, ऐसा कभी भी मांग सकते हैं। अच्छा ये मांग सकते हैं ना, संविधान में लिखा हुआ है ये मांग सकते हैं ना। और अगर ना दे तो प्रधानमंत्री बोलेगा अरे यार तेरी तू वैसे भी नाम मात्र का प्रमुख है, साला शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास है, जब तक हम साला बहुमत में लोकसभा में, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना। ऐसा बोल सकते थे, क्यों, क्योंकि लोकप्रिय नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री और इधर मुख्यमंत्री होता है। ये बहुमत में रहते हैं तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते। तो संविधान ने सोचा अरे हाँ ऐसा हो सकता है, तो एक काम किया इसी आर्टिकल में 78 कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कभी भी किसी भी प्रशासनिक और विधायी मामलों की रिपोर्ट मांग सकते हैं। लेकिन मान लो प्रधानमंत्री ना दे तो नीचे एक और क्लॉज जोड़ दिया, है ना। यहां पर क्या बोला वो,
मांग सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना दे तो उसी आर्टिकल में लिख दिया नीचे कि राष्ट्रपति जब भी मांगे प्रधानमंत्री को उन्हें जानकारी देनी होगी मतलब बाध्यकारी कर दिया संविधान में। अब प्रधानमंत्री आनाकानी नहीं कर सकता। वैसे ही यहां भी है, पहले बोलेगा राज्यपाल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, दे ही नहीं रहा है, तो फिर नीचे और लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है कि देना होगा। जब भी राज्यपाल प्रशासनिक जानकारी मांगे मुख्यमंत्री से तो उन्हें रिपोर्ट देनी होगी। ठीक, मतलब संवैधानिक बाध्यता है, यहां देना होगा उनको रिपोर्ट, संविधान में लिखा है, मतलब फिर उसके ऊपर कोई नहीं। आइए, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकते हैं। सेम वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यदि किसी मंत्री ने, इफ एनी मिनिस्टर हैज टेकन एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज मिनिस्ट्री, है ना, और विच द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज नॉट मतलब ऐसा बोल लो कि हैज नॉट कंसिडर। भाई कोई भी मंत्री हो, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। इनकी समय समय पर बैठक होती है, तो मुखिया कौन? प्रधानमंत्री हेड करता है बैठकों को। इधर राज्य की मंत्रिपरिषद को कौन? मुख्यमंत्री हेड करता है। ये बैठक इसलिए होती है, हाँ भैया तुम्हारे विभाग में क्या, तुम्हारे मंत्रालय में क्या चल रहा है। एक बात और याद रखो, केंद्र में मंत्रालय होता है लेकिन राज्य में विभाग होता है, राज्य में मंत्रालय नहीं होता है। राज्य में टेक्निकली क्या बोलते हैं? उसको विभाग बोलते हैं। मंत्रालय कहाँ होता है? केंद्र में। जैसे वहां बोलते हैं गृह मंत्रालय, राज्य में भी होता है होम, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन? गृह विभाग, डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, है ना। अच्छा, तो उधर पे जैसे उधर कोई मंत्री अपने रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर अपने मिनिस्ट्री से संबंधित कोई निर्णय ले रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मर्जी से निर्णय ले ले। भाई कोई भी मंत्री जब निर्णय लेगा अपने मंत्रालय से संबंधित, तो केंद्रीय संघीय मंत्रिपरिषद में बैठक होगी, सामने रखा जाएगा और स्वीकृति मिलेगी। ठीक है, समझ गए। वैसे ही राज्य मंत्रिपरिषद में जितने भी विभाग हैं, उसमें जो भी मंत्री हैं, वो भी जब कोई निर्णय लेंगे अपने विभाग से संबंधित, तो वो राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक में उसका अनुमोदन होता है। मतलब मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए मेरे कौन से विभाग में कौन सा मंत्री क्या निर्णय ले रहा है, ये होना चाहिए। नहीं तो सब अब इधर उधर नहीं हो जाएगा, सब अपनी मनमानी इधर उधर करते रहेंगे। ठीक, ये है। तो अगर राज्यपाल उधर रखता है, अगर मान लो कोई मंत्री ने निर्णय लिया है और राष्ट्रपति को लगता है कि साला ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, तो प्रधानमंत्री कोचकेगा, कैसे तोर मंत्री ये दे ऑर्डर पास करे मंत्रिपरिषद में, देखे कि नहीं देखे? बोले अरे यार ये निर्णय तो स्वीकृति नहीं दे बोला, तो वो फिर दे ही बत्ती होती ले। तो यहाँ राज्य में भी वही है, राज्यपाल तुरंत मुख्यमंत्री को कोचकेगा, अरे यार ये तो कवासी लकमा कैसे आदेश पास करे, मतलब चाउरदार कंट्रोल में मिलते हैं, साले एक पौवा क्वार्टर मिली हर हफ्ता कहा थे ना, तो देख तो अलकरहा निर्णय लेवा थे, देख तो मुख्यमंत्री की नजर में जाएगा, फिर वो लकमा इतिया एकाए ते दिन भर पियत रहते तो समझ में आते, ये कौन सा निर्णय भैया, अब जहां चाउरदार मिलते कंट्रोल में, अब तो पौवा बांट बे। ठीक, ऐसा वह राष्ट्रपति से, हाँ देखो तकनीकी रूप से विभाग होता है, विभाग जैसे वहां मंत्रालय होता है, विभाग होता है। मंत्रालय तो उसको बोल देते हैं यहाँ पर, लेकिन तकनीकी रूप से ना मंत्रालय नहीं होता। हाँ, उसका विभाग की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है वो राज्य में मंत्री होता है। जैसे गृह विभाग जिसको मिल गई वो हो गया राज्य का गृह मंत्री, है ना। वित्त विभाग जिसको मिल गया वो हो गया राज्य का वित्त मंत्री। लेकिन कायदे से उधर मंत्रालय होता है, इधर विभाग होता है। हाँ, वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। आपातकाल कितने प्रकार के? 3। एक अनुच्छेद 352 में, एक अनुच्छेद 356 में, एक अनुच्छेद 360 में। संविधान इस 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी।
इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राज्य में राज्य आपातकाल लोग बोल देते हैं, वो गलत है। राज्य में संविधान ने राज्य आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां अनुच्छेद 356 में यदि आपसे कोई बोले तो आप बोलोगे राष्ट्रपति शासन, या फिर इसको बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल, या फिर इसको बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि संयोगवश आज तक हमारे यहां वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, आज तक नहीं लगा है, लेकिन ये लग चुका है। कितने बार? 3 बार। मैं डिटेल नहीं जाऊंगा ना, डिटेल तो मैं अभी भी यहां पर बक सकता हूं घंटों, लेकिन समस्या यह है कि आप मुद्दे से भटक जाओगे। जितनी जरूरत है अभी केवल उतना, क्योंकि हम आपातकाल को विशेष पढ़ेंगे, 1.5-2 क्लास लगेगा, उसका पूरा एक एक क ख ग घ सब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए 3 आपातकाल। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये देश में लगता है, ये पूरे देश में लगता है, या फिर देश के किसी भाग में लगता है। ये वित्तीय आपातकाल ये देश में लगता है, ये भी देश में लगता है, और ये कहां लगता है? ये किसी राज्य में लगता है, ये किसी राज्य में लगता है, ये किसी राज्य में लगता है। तीनों में अंतर यही है, ये किसी राज्य में लगता है ना। राज्य में बोले तो जैसे मान लो यहां पर साय हैं, साय का बहुमत है विधानसभा में, तो उनकी सरकार है। लेकिन मान लो साय के 30 विधायक अचानक इस्तीफा दे दिए। साय अभी कितने हैं यहाँ पर? बीजेपी के विधायक कितने हैं? 70 के आसपास हैं क्या? 70 के आसपास हैं, चलो 70 होंगे, और अचानक 30 विधायक ने इस्तीफा दे दिया, 30 विधायकों ने बीजेपी से, तो घट के कितने हो गए? 40। जबकि यहाँ विधानसभा सीट कितनी है? 90, मतलब 46, कम से कम 46 विधायक होने चाहिए, 50% से अधिक, तभी तो हम बोलेंगे कि बीजेपी बहुमत में है विधानसभा में। अगर अल्पमत में आ गई तो ये क्या हो गया? ये हो गया अब राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है। देखो भाई, संविधान के अनुसार किसी की सरकार तभी तक होगी राज्य में जब तक वो विधानसभा में बहुमत में होगा, और अगर वो अल्पमत में आ गया तो संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा उस राज्य में ना। ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि उस फलाना राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज फेलिंग इन द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज फेलिंग इन द स्टेट, है ना। और ऐसी दशा में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। क्लियर है? कौन लगाएगा? अच्छा, अब एक और चीज, ये तीनों की घोषणा, चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, चाहे देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे देश में वित्तीय आपातकाल हो, इनकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? मतलब आपातकालीन शक्तियां पूरी किसके पास है? वहां पे भी देखे थे आपातकाल शक्ति राज्यपाल के पास नहीं था, है ना। राज्य में भी यदि आपातकाल की घोषणा होनी है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल, इसकी घोषणा भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति, अपनी मर्जी से। हाँ, परामर्श या सलाह, मंत्री परिषद के परामर्श या सलाह पर, सिफारिश भी, हाँ वो भी चलेगा। और राज्य में अबे साला राज्य, यही तो राज्य में लगता है, राज्यपाल के पास आपातकाल की शक्ति है ही नहीं। मतलब वो आग्रह करेगा तो। हाँ, अब मैं आगे आ रहा हूं। अब देखो, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि फलाना राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा। अब ये जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है जो, है ना, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज फेलिंग देयर मीन्स द स्टेट इज नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संतुष्ट। तो देखो, राज्य में जो राज्यपाल होता है ना, वो असल में केंद्र सरकार का एजेंट होता है राज्य में। आपको पता है सारे राज्यों में जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर?
मतलब प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहेगा वही व्यक्ति राज्यों में राज्यपाल होगा, नियुक्त होगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी समर्थित व्यक्ति होगा उसी को राज्यपाल की नियुक्ति करवाएंगे। आप खासकर वहां इसका फायदा कहां होगा केंद्र बीजेपी को, जहां जहां अन्य पार्टी की सरकार है, अदर गवर्नमेंट है, तो वहां पर क्या होगा, बीजेपी अपना व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त करेंगे। वो क्या करेगा, नजर रखा रहेगा। नजर क्यों रखा रहेगा पता है, देखो ऐसा बोलना नहीं आपको, लेकिन होता यही है। उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, उसको बोलेगा जहां जरा सा मौका मिले अपने को वहां पर अदर पार्टी की सरकार है, सरकार गिरानी है और अपनी सरकार लानी है। यही मकसद होता है। केंद्र जो सेंट्रल में जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसका मकसद यही होता है ना। अब राज्यपाल नजर रखा रहेगा कहाँ चूक हो रही, कहाँ गड़बड़ हो रहा, समय समय पर रिपोर्ट देता रहेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ठीक, और जैसे लगा कि ये दे विधायक मन इस्तीफा दे दे, तुरंत राज्यपाल क्या करेगी, रिपोर्ट भेजी, फैक्स कर दी, राष्ट्रपति महोदय यहाँ सरकार अल्पमत में आ गई है, बढ़िया समय है। उधर से राष्ट्रपति संतुष्ट, हाँ दिखा तो रिपोर्ट में, रिपोर्ट भेज तो रिपोर्ट पढ़ी, अरे अल्पमत में आ गए, संविधान के अनुरूप शासन राज्य में नहीं चल रहा है, ले राष्ट्रपति शासन घोषणा कर दी, समझ गए। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट, समझ गए आप, ये है वो आपातकाल। या तो राज्यपाल, संबंधित राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर, जरूरी नहीं रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रपति को किसी और स्रोत से भी पता चले तो भी वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। अब इसके बाद की बारीकियां बहुत सारी हैं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, जब आपातकाल पढ़ेंगे तब। अभी फंस जाओगे, अभी फंस नहीं जाओगे, लेकिन मुद्दे से भटक जाएंगे आप। आइए, ये क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है उनकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। अब देखो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो देखो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सिफारिश किया राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अपनी मनमानी कर ली। ऐसे तो प्रधानमंत्री कुछ भी कर लेगा, परामर्श देगा, राष्ट्रपति को मानना होगा, इसका प्रावधान है। देखो भाई, ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई कि मान लो जैसे रॉ ने तुरंत पीएमओ में फोन किया कि पाकिस्तान की प्लानिंग है, एक घंटे बाद मिसाइल अटैक होने वाला है, खबर मिल गई, तो केवल आशंका मात्र से कि युद्ध हो सकता है, अटैक हो सकता है, विदेशी आक्रमण हो सकता है, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, 3 आधार हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के, 3 आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, शस्त्रों के साथ विद्रोह हो सकता है। इन तीनों आधार पर, लेकिन भाई युद्ध तो ऐसा थोड़ी है कि पहले वो न्यूक्लियर बम फेंकी, जब गिर ही तब लगा वो, आशंका मात्र से भी लगाया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय की आशंका है कि 1 घंटे में मिसाइल फेंक दे पाकिस्तान, तो ऐसा हालांकि औकात है नहीं साले की। इससे पहले हमारे रॉ एजेंट कुछ एक्टिविटी होगी तो उधर पता चला मिसाइल को मोड़ के पाकिस्तान में ही गिरा दिया ना। रॉ एजेंट भाटा भूजने के लिए थोड़ी बैठे हैं। कितने रॉ एजेंट सोचो इस समय पाकिस्तान में अभी बिरयानी खा रहे होंगे, यहाँ का रवि वहाँ का रहमान बन के बैठा होगा, समझ रहे हो, यहाँ ना होगा रवि शर्मा और वहाँ रहमान उल्लाह बन के बैठा होगा, बाकायदा शादी भी कर लिया होगा, 2-4 जूनियर रहमान भी पैदा कर दिया होगा, लेकिन वो है रॉ का एजेंट ना। ठीक, राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में घोषणा होती है, ऐसा नहीं है कि फिर तुरंत वहां की राज्य की सरकार ध्वस्त हो जाएगी, विधानसभा ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चाहे कोई भी आपातकाल हो, एक निश्चित समय सीमा में संसद का अप्रूवल आवश्यक है, जिसे हम बोलेंगे संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, मतलब संसद की स्वीकृति आवश्यक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड ना।
राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, राष्ट्रपति ने प्रोक्लेम कर दिया नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति ने प्रोक्लेम कर दिया प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति ने प्रोक्लेम कर दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट इट इज नॉट फाइनल। ये 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, इसका शायद नहीं है ना, हाँ ये भी है 1 महीना और ये 2 महीना, इसके लिए 2 महीना का समय मिलेगा कि राष्ट्रपति ने लगा तो दिया है, लेकिन मनमानी भी तो हो सकती है प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की मिलके, तो फिर संसद का अनुमोदन होना जरूरी है। अगर जैसे ही राष्ट्रपति फोन बजे इसका है ना, एक रिंग, देखो राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दी, घोषणा कर दी, उस घोषणा की तारीख से 2 महीने का समय रहेगा। मतलब उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन का जो घोषणा की है राष्ट्रपति ने, संसद में प्रस्ताव, संसद में जाएगा, क्या प्रस्ताव, संकल्प जाएगा, ठीक, और 2 महीने के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा, पास होना होगा, रिक्वायर्ड बहुमत से ना, अभी बहुमत तो मत बात नहीं करूंगा, रिक्वायर्ड बहुमत से पास होना पड़ेगा। तब तक जैसे ही राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, तो जो मंत्रिपरिषद होती है ना, पूरी मंत्रिपरिषद, वो सस्पेंड हो जाती है। सस्पेंड मतलब शक्ति विहीन, कुछ नहीं कर सकते अभी तक, ठीक, और विधानसभा भी सस्पेंड। लेकिन जैसे ही संसद के दोनों सदनों में इस राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति मिल जाती है उस बहुमत से, फिर क्या होगा, मंत्रिपरिषद बर्खास्त, विधानसभा भंग, मंत्रिपरिषद बर्खास्त, विधानसभा भंग। मतलब अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की का अनुमोदन, स्वीकृति, अप्रूवल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में मिल जाता है, दोनों हाउस में पास हो जाता है, फिर वो राज्य का सरकार गई, जो भी सरकार गई, बर्खास्त, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त, विधानसभा भंग। अब उस राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति केंद्र में चली जाएगी। मतलब उस राज्य की सारी विधि कौन बनाएगा, केंद्र, संसद बनाएगी। और संसद ऐसा भी कर सकता है कि अपनी शक्ति को प्रत्यायोजन कर दे, अपनी विधायी शक्ति का। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य की विधायी शक्ति किसके पास चली जाएगी, केंद्र में। उस राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास चली जाएगी, केंद्र में। अब इसकी शक्ति भी नहीं है, राज्य में कुछ नहीं है, अब राज्य के लिए सारी शक्ति किसके पास होगी, केंद्र में। मतलब विधि बनाना है तो संसद बनाएगी, आदेश पारित करना है तो कार्यपालिका, राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे, मंत्री आदेश पारित करेंगे, क्लियर है बात। लेकिन संसद ऐसा भी कर सकती है कि बोले अरे यार हमारे पास बहुत काम है ना, अपनी विधायी शक्ति का डेलीगेशन क्या करेगी, डेलीगेट कर देगी, डेलीगेट, प्रत्यायोजन। वो देखे हो बाजीगर, नहीं देखे हो बाजीगर? बाजीगर में शाहरुख खान है ना, और शिल्पा शेट्टी है। हाँ, पता नहीं तुम देखी नहीं, तुम्हारे जमाने पिक्चर नहीं है। और काजोल का होते, शाहरुख खान का बाप बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, और वो नाम नहीं मालूम, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो काजोल और शिल्पा शेट्टी का बाप वो मैनेजर रहता है उसका। एक बार वो इतना अपना मतलब इतना भरोसा ले लिया होता है कि एक बार शाहरुख खान का बाप जाता है विदेश, वो ना अपनी पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे देता है उसके नाम, कि भाई तू अब सारा निर्णय कंपनी का ले सकता है, तू सारी शक्ति तेरे पास। शाहरुख खान का बाप वो चला जाता है विदेश, इधर से ये विलन निकलता है, एट पावर ऑफ अटॉर्नी का पूरा इस्तेमाल करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम कर लेता है। वो आता है विदेश से, अपने पापा का नहीं रे, अपने बॉस का, जो शिल्पा शेट्टी काजोल का बाप है, वो उस मैनेजर है उसका, शाहरुख खान के बाप का।
शाहरुख खान का बाप जब वापस लौट के आता है, देखता है मैं भिखारी हो गया, रोड पे आ गया। नहीं अभी नहीं नोनी, पहले कहानी पूरा सुन। पहले ये होता है, तेरे को इंटरवल के बाद की कहानी पता है पहले ये होता है, शाहरुख खान अब बच्चा रहता है, देखता है अपने बाप को, उसके बाप के साथ धोखा हुआ, बदले की आग में बड़ा होता है। ठीक नहीं समझ लो कि मेरे बाप के साथ धोखा हुआ है। इधर ये मालिक बन बैठा है, इसकी बेटियां बड़ी हो रही, शाहरुख खान भी बड़ा हो रहा है। शाहरुख खान बदले की आग में जल रहा है। पहले फंसाता है शिल्पा शेट्टी को, बड़ी बेटी को, शिल्पा शेट्टी के साथ गाना गाता है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मजा है ना, चेहरा भी तुमने पढ़ा है, और ले जाके बिल्डिंग के ऊपर से ढकेल देता है। निपट गई पहली, बदला अभी आधा हुआ है। अभी छोटी बेटी काजोल बची है, काजोल के घेरे में लेता है, वही कार का रेस जीतता है ना। और काजोल जो है, काजोल का कोई दोस्त होता है, वो चाहती वो जीते, लेकिन शाहरुख खान देखता है कि उसको फंसाना है, तो जानबूझकर हार जाता है। तभी तो डायलॉग मारता है कि कभी कभी हार कर जीतने वाले को बाजीगर, मतलब मैं कार रेस से हार गया लेकिन तेरा दिल जीत लिया। अब इसको फंसा लेता है काजोल को। लेकिन काजोल अपनी बड़ी बहन के मौत से सदमे में रहती है। उसको लगता है कि नहीं, मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, बहुत जांच परख करती रहती, लेकिन तब तक शाहरुख खान के घेरे में आ चुकी है, और शाहरुख खान इसके बाप को घेरे में ले चुका है। अब ये विदेश जाता है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी इसको साइन कर देता है, और ये खूब हंसता है केबिन में बैठ के, समय का पहिया वही घूम कर वापस आया है। फिर वो वापस पूरा करता है, अपनी प्रॉपर्टी जो उसके बाप से उसने हाथी आई थी अपने हाथ में कर लेता है, और खूब हंसता है, जैसे हकला के हंसता है वो, है ना। हाँ इस तरह से। लेकिन बाद में काजोल को पता लग जाता है कि यही जो है मेरी दीदी का खूनी है। फिर एंडिंग याद नहीं मेरे को, मैं एंडिंग शायद देखा ही नहीं हूं, लेकिन बदला ले लेता, प्रॉपर्टी वापस इस तरह से हथियार लेता है। वही शक्तियों का ट्रांसफर। संसद, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगा हुआ होता है तो उस राज्य की कार्यकारी शक्ति भी केंद्र में चली जाती है, विधायी शक्ति भी केंद्र में चली जाती है। संसद ही बनाएगी उस राज्य के लिए कानून, लेकिन संसद बोल रही हम बहुत बिजी हैं, केंद्र में वैसे ही चप्पल जूता बहुत चलत है, राज्य में ध्यान नहीं दे पाबो, तो क्या कर ही अपन विधायी शक्ति के डेलीगेट कर दी कौन राष्ट्रपति ला, प्रत्यायोजित कर दी। क्या कर दी? प्रत्यायोजित, है ना। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को कर दिया। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस राज्य के लिए सारे विनियमन, वो आदेश, राष्ट्रपति आदेश ऐसे साइन करेंगे और वही चलेगा राज्य में, है ना। और राष्ट्रपति जो आदेश जारी करेंगे ऐसी स्थिति में पूरी एक संसदीय कानून की तरह उसकी शक्ति होती है। गोदो गादो मत, ये सब पढ़ लोगे डिटेल ना। हाँ विधायी शक्ति, हाँ संसद अपनी ऐसी स्थिति में उस राज्य की जो विधायी शक्ति है वो राष्ट्रपति को डेलीगेट कर सकती है, प्रत्यायोजित कर सकती है। फिर राष्ट्रपति जानते हो, फिर राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे जिसको विनियोजन रेगुलेशन बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल रेगुलेशंस, और वो जो जारी करेंगे उसी हिसाब से राज्य का शासन चलेगा जब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हाँ वैसे ही वो भी राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है, और ये भी अभी आपातकाल की स्थिति में राज्य आ गया है। क्लियर है? किसमें? रेगुलेशन के लिए? नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। क्लियर है? समझ गए ये सब? एक और हम लोगों ने वहां देखा था, राष्ट्रपति पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति नहीं है, यहां कुछ लोग गलती किए हो ना, कुलाधिपति चांसलर होता है, कुलपति वाइस चांसलर होता है। कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है? नहीं, कुलाधिपति होते, सॉरी, कुलाधिपति कौन होते हैं? सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। सभी राज्य स्टेट के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? बस 3 को याद रखना। हाँ नोनी मैं समझ रहा हूं तेरे मन में शंका आ रहा है। हाँ एक केवल 3 यूनिवर्सिटी है जहां के कुलाधिपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन कौन सा?
हाँ, और जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके अलावा जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, राष्ट्रपति कुलाधिपति होते हैं, और जिसको आप देखते हो वो कुलपति होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर कुलपति होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य में जितनी यूनिवर्सिटी है, राज्य की यूनिवर्सिटी, राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, जैसे गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। लेकिन जो पंडित सुंदरलाल शर्मा, CSVTU, ये सब क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ के कुलपतियों की, यहाँ के कुलाधिपति कौन है? राज्यपाल। और कुलपतियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। क्लियर है? अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। विधायी शक्ति, भक्तियां लिखा है, बताओ। तो नहीं, फॉन्ट चेंज हो गया, शक्तियां है ना। अब राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कहां करेंगे भैया? संसद में थोड़ी करेंगे, राज्य विधानमंडल, राज्य विधायिका में करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में। चलो, एकदम सेम है। वहां क्या देखे थे हम लोग? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। मतलब ही समन्स एंड प्रोरोग्स ना, प्रोरोग्स द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, यही पढ़े थे अपन। दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार राज्यपाल, अगर दोनों सदन है तो दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा। एक है तो एक ही ना। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं ना, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। हालांकि कंडीशन है, उसमें कंडीशन है ना, मौजूदा राजनीतिक पार्टी अगर बहुमत में है तो किसी का बाप नहीं कर सकता। बहुमत में हो गए तो भंग कर देंगे। राज्यपाल को हक होगा भंग करने का विधानसभा को, जैसे राष्ट्रपति को अधिकार था लोकसभा भंग करने का। सर, ये स्वाभिमान की शक्ति तो नहीं है क्या? कौन सा वाला? अबे प्रसाद पर्यंत अभी कहाँ आया? मतलब जैसे भंग करने वाला रहता है, जब तक वो बहुमत में, तब तक वो भंग नहीं कर सकते। अब बहुमत में नहीं रहेगा तो भंग तो करेंगे। हाँ, कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री अनुरोध करे। देखो, सुनो सुनो सुनो, दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? एक सरकार चुनी गई, एक राजनीतिक दल चुनाव जीती, सरकार बनी 5 साल के लिए ना। 2 साल के बाद उस राजनीतिक दल ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, मेजॉरिटी लूज कर दिया। अब राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है। जब सरकार बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति, वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन 4.5 महीना हुआ है, 4.5 महीना हुआ है सरकार को। प्रधानमंत्री को लगता है कि साला ये बढ़िया समय है, इसी समय चुनाव करवा लिया जाना चाहिए ना। 6 महीने बाद क्या पता परिस्थिति बदल जाए। तो 4.5 साल के बाद प्रधानमंत्री अनुरोध करेंगे, राष्ट्रपति महोदय भंग कर दो। ये परामर्श पे हुआ। स्वाविवेकी शक्ति उन्होंने जब बहुमत खो दी तब स्वाविवेकी शक्ति हो गई, लेकिन अभी स्वाविवेकी शक्ति थोड़ी है। अभी तो 74 परामर्श पे काम कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? हाँ, वो भंग करवा सकते हैं, बोल देंगे आप भंग कर दीजिए। हाँ, बहुमत में है तो किसी का बाप नहीं कर सकता ना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है तब होगा। क्लियर है बात? है ना? बिल्कुल वही सेम पावर राज्यपाल को राज्य में होगा, बस बदल क्या जाएगा। वहां संसद था, यहाँ राज्य विधायिका होगा, वहां लोकसभा तो यहाँ विधानसभा होगा, है ना। वहां प्रधानमंत्री तो यहाँ मुख्यमंत्री होगा। क्लियर? फिर ये दूसरा वाला देखो, चुनाव के पश्चात प्रत्येक, जैसे लोकसभा चुनाव होती है तो जो पहला सत्र होता, पहली बैठक, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एड्रेस करते हैं, है ना। दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ। राज्यपाल भी करता है। विधानसभा चुनाव हो जाता है तो पहला, और फिर हर साल पहली बैठक होगा, तब भी दोनों लोग को संयुक्त रूप से एड्रेस करता है। सेम वहां राष्ट्रपति करेंगे, यहाँ। अच्छा, एक बात और, जब ये संबोधित करते हैं दोनों सदनों को, वहां पर राष्ट्रपति कर रहे थे, यहाँ पर राज्यपाल ना। एक चुनाव जो आम चुनाव के बाद
पहला बैठक होता है तब, और हर साल पहला बैठक। वहाँ राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल करता है। ये जब एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है या गवर्नर का एड्रेस होता है, इसी को बोल रहे हैं संबोधन। राष्ट्रपति का संबोधन, राज्यपाल का संबोधन। क्या करते हैं इसमें? हाँ, अरे साला वही तो है संबोधन में, और क्या करेंगे? भाषण तो देते हैं। भाषण की खासियत क्या है? इस भाषण में क्या होता है? नवनिर्वाचित सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, डिक्लेयर्स द न्यू पॉलिसी ऑफ द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट। उनकी क्या क्या पॉलिसी होंगी, क्या क्या नीतियां होंगी। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल करेंगे, राज्य जो नया सरकार बनी उसकी नीतियों की घोषणा करेंगे। ये जो स्पीच होता है कौन लिख के देता है? किसका स्पीच होता है? मंत्रिमंडल, कैबिनेट। उधर सेंट्रल यूनियन कैबिनेट लिख के देती, इधर स्टेट कैबिनेट। वही जो मंत्रिमंडल होता है ना, वही लिख के देता है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं वो जो लिख के देती ना, जो नई सरकार बनी कैबिनेट, वही बोलते हैं वो। ठीक। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्रवाई के लिए नियुक्त कर सकते हैं। खाली वैकेंसी बताया था, जैसे वहां पर अपन देखे थे कि लोकसभा का मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वैकेंसी रिक्त हो जाए, वेकेंट हो जाए, तब वो पैनल में से कोई अध्यक्षता नहीं करता है, तब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, है ना। तब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कि तू करेगा लोकसभा का अध्यक्षता। वैसे ही राज्य में होता है विधानसभा का अध्यक्ष और, लेकिन वेकेंट याद रहे, ये क्या बोल रहा है? खाली। खाली मतलब रिक्त हो, टेम्पोररी अनुपस्थित नहीं बोल रहा है कि वो ला पोकर्री पकड़ ले और नहीं आते 4 दिन ले, ऐसा नहीं है। अभी वो रिक्त है, या तो निपट गया, या तो रिजाइन कर दिया, या तो पद से हटा दिया गया। क्लियर है? रिक्ति और अनुपस्थिति में अंतर होता है, इस बात पे हमेशा ध्यान देना। एब्सेंट है बात अलग है ना, पहले बता चुका हूं मैं एब्सेंट में क्या होगा और रिक्ति में क्या होगा। आइए, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 6ठे भाग को वो नामित कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर विधान परिषद की बात आ गई, मतलब केंद्र में राज्यसभा की बात आ गई। केंद्र में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं? 12 सदस्यों को। अब उसी तरह से राज्य में आ जाते हैं विधान परिषद में। भाई वहां तो राज्यसभा की सीट तो फिक्स है ना, 245 होगी। राज्य विधान परिषद तो 6 हैं, 6 राज्यों की। क्या 6 राज्यों में जहां विधान परिषद है, क्या सीटों की संख्या समान होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, राज्य विधानमंडल, ठीक, विधानमंडल में 2 सदन, एक तो विधानसभा हो गई और एक विधान परिषद। जरूरी नहीं विधान परिषद सब जगह हो। वर्तमान समय में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में, कहां कहां? यूपी, बिहार, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। यही 6 राज्यों में विधान परिषद है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। किसी राज्य की विधान परिषद की कितनी सीट होगी, यह तय किससे होगा? देखो, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनमें कितनी सीटें होंगी, ये 1971 की जो जनगणना थी उसके अनुसार तय हुआ। इसका नहीं बोला था मैं, वहां कहीं भी नहीं बोला, उस समय बोला था इसको छोड़ रहा हूं मैं। अगर वीडियो में ध्यान से देखे होगे तो मैं बोला इसको छोड़ दिया था मैं। इसकी सीटें वास्तव में निर्भर करती हैं संबंधित राज्य की विधानसभा की सीटों पर। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में विधान परिषद भविष्य में बनाना हो, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में अगर विधान परिषद बनेगा तो उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर छत्तीसगढ़ में बनाना चाहे, अगर हमारे साए बनाना चाहिए, तो मतलब छत्तीसगढ़ की विधान परिषद की सीट 30 सीट से ज्यादा
एक तिहाई, इसका एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकती ना। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम सीट 40 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 40। और इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, संभव नहीं। हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की उतनी जनसंख्या नहीं है। अगर मान लो 1 करोड़ और जनसंख्या होती, मान लेते हैं कि 5 लाख की जनसंख्या पर, जैसे हमारे यहाँ 90 सीट है ना, 250 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या को लगभग 290 से डिवाइड करोगे, कितना है? कितना करोड़ में? ये पगली क्या कर रही है? हाँ हाँ, ऐसी देख थोड़ा बस 250 से डिवाइड 90 से डिवाइड करेंगे तो पाप पगली पूरा क्या है? 2.5 करोड़ की को 200 करोड़ में डिवाइड करेगी तो कितना आएगा? वैसे भी अच्छा चलो मान लेते हैं 5 करोड़ होती हमारी जनसंख्या, 5 करोड़ तो लगभग 180 होता। जनसंख्या ज्यादा होती तो ज्यादा विधानसभा सीट होती, ज्यादा विधानसभा सीट होती तो इसका 1/3 कितना होता? फिर 60, तब तो बन सकता था। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं है, इसका कारण ये बोल सकते हो कि जनसंख्या उतनी अनुपात में नहीं है। जनसंख्या अगर उस अनुपात में नहीं है कि एक विधान परिषद का निर्माण राज्य में हो सके। क्यों? क्योंकि किसी राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सीट उस राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। 90 है हमारे, 1/3 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो कितना आएगा? 30। जबकि संविधान कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए? 40। इसीलिए तो नहीं है। क्लियर है बात? तो किसी राज्य की विधानसभा की सीट कितनी होगी किस पर निर्भर करती है? उस राज्य की विधानसभा की सीटों पर। क्लियर है? आइए, अब विधान परिषद की सीटें अलग, 6 राज्य हैं, जनसंख्या अलग अलग, तो सीटें अलग अलग। तो भैया जैसे राज्यसभा में 12 फिक्स कर दिए अपन कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, क्या विधान परिषद में कर पाएंगे अपन 12, 13? ऐसा नहीं, क्योंकि अलग अलग सीटें, अलग अलग जनसंख्या। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि विधान परिषद में अब आता हूं मैं विधान परिषद में 1/6 ये मनोनीत होंगे। ये जितनी भी सीटें तय होंगी विधान परिषद की किसी राज्य की, उसके 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कौन करेगा? गवर्नर, राज्यपाल। बच गया कितने? 5/6 ये क्या होंगे? ये निर्वाचित होंगे, ये निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब हो गया, जैसे मैं बोला था ना कि हर सदन में निर्वाचित होते हैं या मनोनीत हो सकते हैं। हालांकि आप जान लो लोकसभा और विधानसभा में तो कोई मनोनीत का भी झंझट है ही नहीं, सभी सदस्य निर्वाचित हो। कौन से संविधान संशोधन के बाद? 106वां महिला आरक्षण अनुनियम 104 104 2020 क्या किया गया? इसमें SC ST के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया लोकसभा विधानसभा में। लेकिन आंग्ल भारतीय के मनोनयन, आंग्ल भारतीयों के लिए जो सीटें आरक्षित थीं लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक,
तब से अब मनोनीत होगा ही नहीं कोई, अब सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, लोकसभा और विधानसभा। लेकिन राज्यसभा में निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। उसी प्रकार राज्य विधान परिषद में भी निर्वाचित भी होते हैं, और बस अंतर यह है कि राज्यसभा में और विधान परिषद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जनता सीधे मतदान नहीं करती, जनता द्वारा चुने नहीं जाती है, ये अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, मतलब जनता के प्रतिनिधि द्वारा। हालांकि इसका थोड़ा कंडीशन अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको। संसद विधानमंडल में पहुंचेंगे, एक तिहाई सदस्यों को जो है आपके एक्स एमएलए चुनते हैं, 1/3 सदस्यों को 1/12 सदस्यों को टीचर चुनते हैं, जितने भी जो आपके सेकेंडरी या उससे ऊपर के टीचर होते हैं ना, वो लोग चुनते हैं। आपके 1/12 को जो ग्रेजुएट होते हैं, पूरे ग्रेजुएट राज्य के, वो लोग वोट करते हैं। लेकिन सबको अधिकार नहीं है। अगर सबको होता कि जो भी 18 वर्ष के ऊपर का आम नागरिक है वो अगर मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड है तो वो वोट करने का अधिकार रखता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यहाँ पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक्स एमएलए चुनते हैं, कुछ को पंचायत और वो लोग चुनते हैं, कुछ को कॉलेज के ग्रेजुएट चुनते हैं, कुछ को कॉलेज के टीचर चुनते हैं ना, तो कुछ लोगों को मतदान का अधिकार है, इसीलिए हम प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे। ठीक, वो बाद में देखेंगे। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जब राष्ट्रपति वहां मनोनीत करते थे तो कौन कौन से क्षेत्रों से? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये चारों यहां भी होगा। राज्यपाल भी जो 1/6 सदस्य मनोनीत करेंगे, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तो होगा ही होगा। लेकिन एक और चीज जुड़ेगा, क्या? ये सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों, इस क्षेत्र से ये जुड़ जाएगा। केंद्र में 4 ही क्षेत्र है वहां पर, लेकिन राज्य में जब राज्यपाल मनोनीत करेंगे तो ये और जुड़ जाएगा। सहकारिता नोनी कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि देखो, सहकारिता मतलब किसी एक कॉमन कार्य के लिए साथ आना। मतलब जैसे मान लो एक समान आर्थिक उद्देश्य के लिए लोगों का साथ आना और सहयोग करना। पापड़ का फैक्ट्री लगाना है गांव में या कस्बे में, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख तो ज़्यादा हो गई क्या? नहीं लगे, 5 लाख लगाना है। लेकिन मंटोरा बाई के पास केवल 50,000 है। मंटोरा बाई अपने जैसे और 9 महिलाएं ढूंढेगी जो एक कॉमन यही उद्देश्य के साथ आए, सहयोग करें। तो ये 10 लोग 50,000 की राशि लगाकर 5 लाख इकट्ठा कर लिए, कॉमन उद्देश्य के साथ एक संगठन बना लिया और शुरू हो गया। यही है सहकारिता ना। आइए, वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय, ये तो कैंसिल हो गया। कौन से? किस संविधान संशोधन से? हाँ भाई, एक ही संविधान से दोनों जगह, ये नहीं है अब, है ना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वह, अब आपको पता है जैसे वहां काम होना था वैसे यहां भी होगा ना। अब दोनों सदन, अगर एक से विधानसभा है केवल तो विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास चला जाएगा, और अगर दोनों है तो दोनों से गुजर के चल पहुंचेगा। लेकिन जब राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो किसी राज्य के विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति कौन से अनुच्छेद में थी? 200 अनुच्छेद। वहां पर हम लोग को इसमें देखें अनुच्छेद 111। जब संसद का कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता था तो राष्ट्रपति के पास शक्ति 111 में थी। अब राज्य का विधेयक जब सदन से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो राज्यपाल की शक्ति किसमें है? वही सेम पावर, स्वीकृति दे सकते हैं जैसे राष्ट्रपति के पास था, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं जैसे राष्ट्रपति के पास था। पुनर्विचार के लिए विधेयक को, यदि धन विधेयक नहीं, विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। तीसरा देखा था, धन विधेयक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि धन विधेयक को ना तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं ना ही राज्यपाल, ना, इसलिए लिखा हुआ है। आप एक्ट अलग अलग बताया हूं मैं, एक्ट ना। अच्छा, लेकिन एक और शक्ति है राज्यपाल के पास जो राष्ट्रपति के पास नहीं है।
हाँ, राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को किसके लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन रिजर्व any bill of the state for the consideration of president। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। हाँ, कोई भी बिल राज्य का कभी भी, ये देखो आप यहां पर, और देख लो ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये कंसेप्ट है। राज्य में भी होता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, राज्य में भी होता है मनी बिल, धन विधेयक, राज्य में भी होता है फाइनेंस बिल, और राज्य में संविधान संशोधन बिल होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? ये तो होता ही नहीं है। मतलब कौन कौन से विधेयक को राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? ये सभी, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल। नोनी, वो पुनर्विचार की बात हो गई, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन राज्यपाल उसे आरक्षित कर सकता है। क्लियर है? नोनी, जब ये आरक्षित कर देगा, तब उस बिल पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। वो 201 में है। राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति 201 में है ना? उल्टा लिखिए, अरे यहां पर पगली अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसको आज ही सुधार ले। क्लियर है? सेम। एक ऐसे मामले में विधेयक को सुरक्षित, देखो अब एक मुद्दा देखने वाले हैं कि ये राज्यपाल की अपनी विवेकी शक्ति, एक बार और देखो तुरंत, ये किसकी शक्ति है? डिस्क्रिशनरी पावर है। ये क्या बोलते हैं इसको? स्वविवेकी शक्ति। यहां पर राज्यपाल किस विधेयक को आरक्षित करना है मुझे, ये मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं लेगा, खुद लेगा। तो ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? डिस्क्रिशनरी पावर। वैसे भी ये पूरा ABCD जो पूरा दिखा आपको 200, पूरा राज्यपाल की विवेकी शक्ति, जैसे 111 बताया था राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय, वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं लेगा वो। उसी प्रकार राज्य के किसी विधेयक पर राज्यपाल जिन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा 200 के अंतर्गत, ये दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। द गवर्नर इज not supposed to act according to the advice tendered by state council of minister। राज्य के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति यहां निर्णय नहीं लेगा, अपने विवेक से लेगा। क्लियर? ठीक, क्लियर है? अब वो तो राज्य में होता ही नहीं, वो रिजर्व कहां कर सकता है? हाँ, देखो सुनो, उस पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया ना। कौन सा वाला? 24वां, हाँ 24वां 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या कर दिया? संविधान में चेंज कर दिया। क्या बोल दिया कि भैया अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया है, साइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ डिस्क्रिशन नहीं रहा, यहाँ नहीं रहा। हाँ, जब संविधान बाध्य हो गया वो स्वीकृति देने को, तो विवेक की बात ही कहाँ हुई? क्लियर है बात ना? ठीक, आ जाइए। क्लियर है? लेकिन अब ऐसा कौन सा विधेयक होगा? अब वो राज्यपाल की मर्जी है ना, करे चाहे नहीं करे। लेकिन इसी संविधान में बोल दिया है कि एक कंडीशन है जिसमें राज्यपाल को करना ही पड़ेगा, रिजर्व करना ही पड़ेगा। अगर राज्य में ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई विधेयक आता है जो उस राज्य के हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डाल रहा हो, जैसे मान लो साइंस आए एक बिल लाए है ना, तो बिल लाई विधानसभा में, वो बिल में कुछ ऐसे लिखा है कि हाई कोर्ट के शक्ति ला कम करत है। हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालने का मतलब संविधान ने जो उसे शक्ति दे रखी है या संसद ने जो शक्ति दे रखी है उसको वो बिल कम कर रहा है। इसी को क्या बोला? हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डाल रहा है। वो विधेयक में ऐसा कुछ है कि हाई कोर्ट की जो स्थिति है उसको खतरे में डाल रहा है।
तो संविधान कहता है कि भैया अगर ऐसा कोई बिल में कुछ है आपको रिजर्व करना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी मर्जी, आप रिजर्व करो राष्ट्रपति के लिए या ना करो। बात क्लियर है? ये याद रखना। कब राज्य के राज्यपाल बाध्य होंगे किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने को? लिखा होगा यहीं, हाँ, न्यायालय की स्थिति। क्लियर है ना? कोई शंका? हैव अ ब्रेक। देखो, ये वो कंडीशन दी हुई है जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब उनकी मर्जी है। लेकिन एक जगह मर्जी नहीं है। अगर उस विधेयक में, राज्य के किसी विधेयक में अगर हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालने की कोई बात है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वो परिस्थितियां जहां पर राज्यपाल का स्वविवेक है, क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। यहां पर एक, यदि संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, अगर राज्य के विधेयक में कोई चीज ऐसी है जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अरे यार इंपॉर्टेंट, ठीक, ये क्लियर है? यदि उस राज्य के विधेयक में ऐसा कुछ हो जो भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो तो आरक्षित कर सकते। जरूरी नहीं है, उनके विवेक पर है। देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, अगर देश का लार्जर इंटरेस्ट है उसके विरुद्ध कुछ है तो कर सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व का हो, अगर राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक में, राज्य के विधेयक में कुछ ऐसा है जिसका महत्व, जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो आरक्षित कर सकते हैं। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, अगर ऐसा कुछ है तो कर सकते हैं। अरे हाँ, आया। चलो, अब संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जानते हो, शायद बात किया हूं पहले कभी। जैसे संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण आप देखे होंगे कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट का, मान लो नेशनल हाईवे आपके खेत से निकल रहा है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से तो हटा दिया, इसीलिए तो हटाया गया था कि मान लो राज्य कोई नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं ना, और आपके खेत से जा रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन आप जब संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था तब तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते सीधे, साहब मेरा मौलिक अधिकार है, ये मन छीनत है। सुप्रीम कोर्ट बोलती साहब तो संविधान के ऊपर तो कोनो नहीं, ते अपन हाईवे 10 किलोमीटर रोती ले मोड़ के ले जा, एकड़ संपत्ति नहीं बेचना चाहते थे, कैसे जबरदस्ती करा था। ये पहले की स्थिति थी। लेकिन सरकार को समझ में आया साला ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, हमारा सिर दर्द है। उन्होंने सबसे पहले यही किया, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पास किया, संविधान में संशोधन कर दिया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर भाग 12 में डाल दिया। अब तो मौलिक अधिकार नहीं रहा ना। उसके बाद संसद ने कानून पारित किया अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण का, है ना, ऐसा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब कानून बना दिया कि भैया यदि सरकार को सरकारी कार्य के लिए आपकी निजी जमीन चाहिए तो सरकार अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर सकती है, उसका एक्विजिशन कर सकती है। कानून बना दिया है ना। हाँ, लेकिन मनमाना नहीं बनाया कानून ऐसा बनाया कि यदि मान लो केंद्र सरकार को आपकी निजी जमीन या आपकी संपत्ति चाहिए, अच्छा एक बात और, सरकारी काम के लिए ना, कोई मंत्री अपने प्राइवेट काम के लिए आपकी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकता, ठीक, कर सकती, देना पड़ेगा। सरकार मार्केट प्राइस का 6 गुना मुआवजा देती है। आपकी जमीन जितनी ली है, मान लो उसकी कीमत 10 लाख है, आपको 60 लाख देगी। अब तो लोग खुशी खुशी वो चाहते हैं, आओ रोड लेके आओ, हमारी जमीन में लेके आओ, है ना। राज्यों को भी अधिकार है, तो राज्य भी अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो राज्य का अलग अलग है, जैसे छत्तीसगढ़ में 4 गुना है। छत्तीसगढ़ अगर मान लो स्टेट हाईवे या कुछ बनाना चाहती है और आपकी जमीन लेती है तो फिर 4 गुना, तो भी लोग वेलकम करते हैं। अब ले लो, पहले परेशानी थी, अब ले लो, अब तो इंतजार करते हैं, आओ लो, 4 गुना रेट तो मिली, फिर दूसरी जगह आऊँ खेत ले लूँ, ये हो गया। वह राज्य के लेखों से संबंधी राज्य वित्त आयोग, जैसे राष्ट्रीय वित्त आयोग होता है ना, वैसे राज्य का वित्त आयोग होता है। राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का रिपोर्ट पढ़े थे,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी खर्च का ऑडिट करता है, राज्य का भी करता है। उसके समकक्ष भी कोई पोस्ट नहीं है राज्य में ना। तो हाँ, सर कैग को वो ना जैसे सांसद आयोग का अधिनियम निवारण जो है ना 1959 में, उसमें क्यों नहीं डाला? कैग, ए पगली, ये कैग जो है राजनीतिक पद नहीं है, ये अधिकारी होता है। आईएएस बनते हैं भैया, आईएएस आईएफएस, जिनको एक्सपीरियंस होता है वो लोग बनाए जाते हैं, ये राजनीतिक पद नहीं है ना। ठीक, तो जो राज्य का कैग जो ऑडिट करता है, लेखा जोखा, कितना खर्च, कितना आया, कितना खर्च किया, इन सब की रिपोर्ट कौन रखेगा? राज्य के राज्यपाल। कहाँ रखेंगे? विधानसभा ना। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, वह एकदम सेम भाई। वहां आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण किसकी जिम्मेदारी थी? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी थी कि संसद के पटल पर दोनों हाउस में रखवाना। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य के बजट की जिम्मेदारी राज्यपाल की है। वहां राष्ट्रपति की ओर से संसद में कौन रखता था बजट? वित्त मंत्री। यहां राज्य का वित्त मंत्री रखेगा। क्लियर है? सेम। धन विधेयक को, अच्छा क्या ध्यान देना है, देखो अलग क्या हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो 200, ये ध्यान देना आपको, एक ये अलग हो गया ना, एक ये अलग हो गया, और ये तो सेम है जैसे वहां होता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में ये भी सेम। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उनकी पूर्व सम्मति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सेम है, वहां भी वैसे ही था। अगर केंद्र सरकार को कोई धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के दोनों सदनों में जाएगा, वही बात है। राज्यपाल के बिना अनुमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, वहां भी सेम था। अनुदान की मांग किसमें की जाती? बजट आता है, बजट में सरकार बोलती है ना, आते कुआं खुदवा, वो आते करोड़ रुपया लगी, है ना। तो जब बजट पास हो जाता है तो प्रत्येक जो मांग होती है अनुदान, उसके लिए अनुदान की मांग की जाती है। तो अनुदान की मांग भी उधर केंद्रीय बजट पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। उसी प्रकार राज्य के बजट पर जो अनुदान की मांग की जाएगी, है ना, विभिन्न पदों में, वो राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं होगी। सेम। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि, सेम, वहां भी था आकस्मिक निधि थी ना। कौन सी अनुच्छेद में? 267 में था, और उसी में राज्य की आकस्मिक निधि भी है, बताया था मैं आपको। तो ये भी वही कर सकता है ना। बाद में विधानसभा की अनुमोदन होता रहेगा, लेकिन आकस्मिक रूप से तुरंत वो दे सकता है। ठीक। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष, अच्छा एक और, वित्त आयोग, जो वित्त आयोग का गठन होता है राज्य में, वो क्या करता है? वो किसके किसके भी पंचायत और नगर पालिका का जो राजस्व होता है ना, इनका हिसाब किताब करता है। ठीक है, तो ये हो गया, सेम है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। क्लियर है? राज्यपाल का चुनाव नहीं होता ना, प्रत्यक्ष चुना जाता है, और ना ही प्रत्यक्ष, राज्यपाल ना ही, इनका चुनाव होता ही नहीं, ये तो सीधे नियुक्त होते हैं, कोई चुनाव नहीं होता, ना प्रत्यक्ष ना प्रत्यक्ष। खर्चीला हो जाएगा, फिर खर्चीला हो जाएगा ना। अगर राज्यपाल के लिए भी राष्ट्रपति की तरह चुनाव होगा तो खर्चीला नहीं हो जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा। इसलिए राज्यों में राज्यपाल की सीधे नियुक्ति का प्रावधान किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुहर लगे आज्ञा पत्र, ये ध्यान रखना, बाय वारंट अंडर हिज सील, बाय वारंट, है ना, अंडर हिज सील, सील लगाकर वारंट से नियुक्ति पत्र होता है, याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कहीं से होके नहीं आता है, जो मुख्यमंत्री का चेला है, जो तलवा चाटेगा, वो राज्यपाल बनता है। मुख्यमंत्री कोई प्रोसेस नहीं होता, नहीं, कोई इसके लिए कोई वो नहीं है, योग्यता नहीं है। 8वीं बार अंगूठा छाप वो बढ़िया जमता है उससे, तो प्रधानमंत्री परामर्श दे देगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। समझ गई? ऐसा बोलने का नहीं है ना, ऐसा बोलना नहीं है। ऐसे कैसे बोलने का अपने को कि प्रधानमंत्री जिसे योग्य समझते हैं उसका परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देते हैं। ठीक, ऐसे नहीं बोल देना सर जो तलवा चाटता है वही बनेगा, ले साला वहीं से बाहर।
राज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार के अधीन एक और चीज, केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। नियुक्ति भले ही केंद्र से हो रही राष्ट्रपति, लेकिन ये केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं माना जाता। ये स्वतंत्र एक संवैधानिक पद है जो राज्य का मुखिया होता है। तो कैसे केंद्र सरकार के अधीन रोजगार मानोगे, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा पद तो इसी का है। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के निम्नलिखित कारण है। क्यों नियुक्ति का प्रावधान किया गया, सब पढ़ लो। कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही? क्यों राज्यपाल को का चुनाव का प्रावधान नहीं किया गया है, क्यों? अरे कोई लाइन है देखो जो समझ में नहीं आ रही हो, बहुत सिंपल है। हाँ, एक और चीज ये वाला, चलो देखो, वही बात वहां भी पढ़े थे हम लोग राष्ट्रपति के लिए कि भाई जैसे लोकसभा का चुनाव होता है वैसे ही राष्ट्रपति का भी लिए भी चुनाव होता, जनता वोट करती तो राष्ट्रपति अब फिर नहीं, वो प्रधानमंत्री परामर्श देती। तू कौन होता है बे? महू जनता द्वारा सीधे चुने गए हो, महू बराबर के शक्ति, ऐसा संघर्ष की स्थिति हो जाती। उसी स्थिति को रोकने के लिए यहाँ पर उनके चुनाव का प्रावधान नहीं किया गया, नियुक्त होते हैं वो सीधे। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से, निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से, यहां पर मेरे को लगता है चोचला है। यहां बोल रहे हो कि एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा, क्योंकि उस वही खड़ा होगा। तो राष्ट्रपति की भी तो वही होता है, वो भी तो राजनीतिक दल ही खड़ा करते हैं ना। कोई आम आदमी, हम और आप थोड़ी जाके वहां पर 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक ले लेंगे और हम चुनाव में खड़े हो जाएंगे। नामांकन तो हम भी भर सकते हैं, 15,000 सिक्योरिटी अमाउंट चाहिए बस ना, लेकिन उसके बाद की स्थिति तो कठिन है ना। लेकिन फिर भी जो कारण दिया हुआ है वही, ये आएगा नहीं प्री में, ये मेंस में लिखने के लिए आ सकता है 4 नंबर में कि क्यों ऐसा किया गया है। क्या कूट में डाल देता हूँ? तो कूट में डालूंगा तब तो तुम लोगों का क्लैरिटी आएगा। कूट में नहीं डालूंगा। प्रश्न एक बात बताओ, संविधान के प्रश्न ऐसे ही आते हैं, जैसे आते हैं मैं टब बनाता हूं उसको, दिमाग दौड़ाओ। सिंपल सिंपल लड्डू लड्डू दे दूंगा तो तुम खुश बस रहोगे, लेकिन परीक्षा जब आएगा तो फिर मुंह लटक जाएगा। मैं प्रश्न तुमको एक नए छात्र को खुश करने के लिए नहीं बनाता, जो कोचिंग का एक हथकंडा होता है। वो क्लास में आपको लड्डू लड्डू पढ़ाएंगे और लड्डू लड्डू प्रश्न देंगे ना। मैं वो नहीं करूंगा भाई, मैं वैसे प्रश्न दूंगा जैसे परीक्षा में आएंगे और आपका दिमाग भिड़ना चाहिए, है ना, तभी तो सीखोगे। राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, वाह, पता है आपको। हाँ वही दल, किसी को भी कर सकता है, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है उसका साला हो। हाँ नहीं भाई, ऐसा नहीं। क्या? अगर मान लो निर्वाचन होता तो भाई जाहिर सी बात है कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा कर दी तो वो दल से ही जुड़ा होता। अभी क्या होता है, अभी कोई प्रोफेसर, अभी कोई चांसलर, ऐसा भी नियुक्त हो सकता है राज्यपाल, लेकिन होता नहीं है, होता वही है। देखो है तो होते हैं राज्यपाल, थोड़े अच्छे अच्छे लोग, थोड़ा समझदार लोग रहते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति भी वो इसीलिए होती है क्योंकि वो केंद्र में जो सरकार है ना, समझ जाओ, उससे अफिलिएटेड होगा, उसी की नियुक्ति होगी। क्लियर है? करबो का साला तुम लोग का तो एक लाइन में जवाब रहता है।